अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। पहले हुकूमत ने कहा कि 262 पायलट्स के लाइसेंसेस जाली हैं और जिम्मेदारी डाल दी गुज़िश्ता हुकूमत पर। फिर वुज़रा ने पायलट्स को माफिया करार देना शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म भी वज़ीर एविएशन के बयान के साथ खड़े नजर आए। फिर जब दुनिया भर से रद्द अमल आया, आलमी मीडिया पर हेडलाइंस बनी, बैरून मुल्क काम करने वाले पायलट्स ग्राउंड हुए, यूरोपीय यूनियन ने पाबंदी लगाई, अमेरिका ने पाबंदी लगा दी, हर जगह से PIA से वजाहत मांगी गई, तो अब जिम्मेदारी मीडिया पर डाल दी गई है और सोशल मीडिया पर डाल दी गई है। सिविल एविएशन का एक खत सामने आया है जो ओमान एविएशन की तरफ से वजाहत मांगने पर लिखा गया है। इस खत में सिविल एविएशन ने जहां एक तरफ नुक्ता नंबर 3 में इस बात की निशानदही की है कि जो कंप्यूटर के जरिए इम्तिहान होता है उसमें कुछ खामियां पाई गई हैं, तो वहीं नुक्ता नंबर 4 में सिविल एविएशन ने कहा कि इदारे ने जितने भी लाइसेंसेस जारी किए हैं, वाज़ेह हो, खत कहता है कि इदारे ने जितने भी लाइसेंसेस जारी किए हैं वो दुरुस्त हैं, किसी भी पायलट का लाइसेंस जाली नहीं है। मीडिया और सोशल मीडिया पर इस मामले को गलत तरीके से पेश किया गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी के अपने खत के मुताबिक जब कुछ पायलट्स के लाइसेंसेस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया तो हुकूमत ने नोटिस लिया। फॉरेंसिक स्क्रूटनी के जरिए तमाम पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक का अमल शुरू किया गया। इस अमल के दौरान कंप्यूटर के जरिए लिए गए इम्तिहान में कुछ खामियों की निशानदही हुई जो लाइसेंसिंग के अमल का एक हिस्सा है। इस अमल के मुकम्मल होने के बाद इन पायलट्स को मुश्तबा की फहरिस्त में डाल दिया गया। जब तक वो क्लियर नहीं हो जाते उन्हें जहाज उड़ाने से मना कर दिया गया, उन्हें ग्राउंड करके जवाब तलब कर लिया गया है। इसके बाद सिविल एविएशन ने मजीद लिखा कि ये वाज़ेह करना ज़रूरी है कि तमाम CPL और ATPL पायलट्स के जो लाइसेंस पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने जारी किए हैं वो असल और दुरुस्त तरीके से जारी किए गए। किसी भी पायलट का लाइसेंस जाली नहीं। लाइसेंस से मुताल्लिक खबरें मीडिया और सोशल मीडिया में गलत अंदाज से पेश की गई हैं। इसके बाद सिविल एविएशन ने मजीद लिखा कि मुख्तलिफ गैर मुल्की एयरलाइंस और सिविल एविएशन अथॉरिटीज़ की तरफ से 104 नाम मौसूल हुए। उनमें से 96 पायलट्स के लाइसेंसेस क्लियर हो चुके हैं, बाकी 8 पर काम जारी है, यानी इम्तिहान में बेज़ाब्तगी की निशानदही हुई है। ये बात सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए सिविल एविएशन के जवाब में भी कही गई है। मगर अब सवाल ये उठ रहा है कि जो PIA, एयर ब्लू और दीगर एयरलाइंस हैं उनके पायलट्स के बारे में भी ये खत लागू आता है या सिर्फ बैरून मुल्क एयरलाइंस जो ऑपरेट कर रही हैं पाकिस्तान की उनके बारे में ये खत लिखा गया है कि वो सारे के सारे लाइसेंस दुरुस्त हैं, क्योंकि इस खत में तो वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि जो भी लाइसेंस सिविल एविएशन ने जारी किए वो दुरुस्त है। BBC उर्दू के मुताबिक सिविल एविएशन ने 10 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब जमा कराया उसमें भी इम्तिहानात में खामियों से मुताल्लिक सवालात मौजूद थे, यानी अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं वो इम्तिहानात में खामियों से मुताल्लिक हैं। अब जबकि सिविल एविएशन खुद अपनी तरफ से जारी करदा तमाम पायलट्स के लाइसेंसेस को मुसद्दिका करार दे रही है, तो सिविल एविएशन के वजीर गुलाम सरवर खान ने उन्हें जाली क्यों करार दिया था? अगर एक पायलट जो कई 100 इंसानी जानों को लेके हवा में उड़ता है वो क्वालिफाइड नहीं है, उसे भी सियासी बुनियादों पर भर्ती करवाया जाता है। पाकिस्तान में टोटल 860 एक्टिव पायलट्स, उनमें से 262 ऐसे पाए गए कि उन्होंने खुद एग्जाम नहीं दिया, उनकी जगह किसी ने एग्जाम दिया। सियासी बुनियादों पे लोगों को भर्ती तो किया गया, लेकिन आंखें बंद करके डिग्रियां भी जेली बनवा के दी गई, जेली लाइसेंस भी बनवा के दिए गए। सबसे बढ़ के शर्म की बात कि हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स जिसमें से 262 आउट ऑफ 860 30% ऑलमोस्ट उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है, उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। इस आखिरी बात ने दुनिया भर में एक खबरें बना दी थी कि फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बगैर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कैसे लाइसेंस दे दिए। मगर अब सिविल एविएशन कह रही है कि कुछ खामियां कंप्यूटर के इम्तिहान में, कंप्यूटर के जरिए इम्तिहान में पाई गई थी। तो वजीर साहब ने ये पार्लियामेंट के फ्लोर पर कैसे कह दिया कि जो पाकिस्तान में लाइसेंस दिए गए हैं वो बगैर जहाज उड़ाने के तजर्बे के दिए गए हैं? ये बयान आलमी मीडिया पर रिपोर्ट होने लगा कि पाकिस्तानी पायलट्स के पास जाली लाइसेंस है, जबकि PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज खान ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि लाइसेंस को जाली नहीं मुश्तबा कहना चाहिए, क्योंकि लाइसेंस तो मजाज अथॉरिटी ने ही जारी किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इन पायलट्स को जहाज उड़ाने के लिए पूरी ट्रेनिंग इनकी होती है, इनके एग्जाम्स में मसला है। जो बात उन्होंने कही वो सिविल एविएशन की तरफ से भी नजर आ रही है।
अब एक लफ्ज हम बार बार इसको जाली कह रहे हैं, मेरे ख्याल में हम जाली नहीं है, मुश्तबा लाइसेंसेस, हमें इनको मुश्तबा लाइसेंसेस इनको कहना चाहिए, बिकॉज ये लाइसेंसेस इशू तो पाकिस्तान में मुजाज अथॉरिटी ने किए। जाली तो ये होता है कि वो खुद से बना के ले आते हैं। ये लाइसेंस अगर आप रेगुलेटर से चेक करेंगे तो उनके रिकॉर्ड में लाइसेंसेस शामिल हैं। तरीकेकार जिससे ये लाइसेंसेस हासिल किए गए वो सारी की सारी बात इसके पर गलत थी। इन पायलट्स की एकेडमिक क्वालिफिकेशंस पूरी है, इन पायलट्स ने जो टेस्ट नहीं दिया या उनका तरीकेकार सही नहीं है। उसके बाद इनकी पोस्ट टेस्ट, पोस्ट इंडक्शन, तो इनकी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग होती है। ये पहले बेसिक लेवल फ्लाइंग से शुरू करते हैं, फिर सिमुलेटर ट्रेनिंग के ऊपर जाते हैं, फिर सिमुलेटर क्लियर करते जाते हैं अपने साथ साथ। फिर उसके बाद हर घंटे 400-500 घंटे के बाद इनके अलहदा चेक्स होते हैं। इनके चेक्स पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी के जो फ्लाइट स्टैंडर्ड्स के इंस्पेक्टर हैं वो भी ले रहे होते हैं। इंटरनेशनल इंस्पेक्टर जो है वो भी कभी कभी आके इनके लॉग्स और इनकी सर्टिफिकेशंस चेक कर लेते हैं। तो बाद की ट्रेनिंग, बाद की इनके जो फ्लाइंग इन्होंने किया वो तो बिल्कुल अपनी जगह के ऊपर सही है। मगर वजीर मौसूफ ने कह दिया कि पाकिस्तानी पायलट्स को जहाज उड़ाने का तजर्बा नहीं है, उसके बगैर उन्हें जाली लाइसेंस दे दिए गए। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि लाइसेंस मशकूक हैं, जाली नहीं है। जब पायलट्स के लाइसेंसिंग की स्क्रूटनी शुरू की गई, जो पायलट्स अंडर क्वेश्चन हैं, इंडिक्टेड हैं, वो 262 हैं, जिनमें से PIA के 141 हैं। एयर ब्लू के 9 पायलट्स हैं, 10 पायलट्स सरीन एयर के हैं, एक्स शाहीन के 17 हैं और अदर्स वो 85, तो ये टोटल 262 हो जाते हैं। अब इन पायलट्स पे ये सारे सस्पेक्ट्स हैं। और फिर बाद में ये भी तस्लीम किया कि जब कार्रवाई होगी तो इन मशकूक पायलट्स में कमी बेशी भी हो सकती है। जो पायलट्स हैं जिनकी मैंने तफसील आपके सामने रखी है, उनकी अभी इंक्वायरी वाला प्रोसेस, शोकाज अभी उन्हें जारी होना है, चार्जशीट उनमें होनी है, उनकी पर्सनल हेयरिंग होनी है। हमारी कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द उनकी ये प्रोसीडिंग्स भी मुकम्मल हों। इनमें बढ़ भी सकते हैं, इनमें कम भी हो सकते हैं। इस पर वफाकी वज़ीर पर तनकीद हुई कि पहले मुकम्मल तहकीक की जाती, एक्शन लिया जाता, फिर बयान दिया जाता, मगर हुकूमत मुसलसल इसका दिफा करती रही और बाद में वज़ीर आज़म इमरान खान भी अपने वजीर के बयान के साथ खड़े नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर जाली लाइसेंस से मुतालिक रिपोर्ट जारी ना करते, जहाज क्रैश हो जाते, तो खून तो मेरे हाथों पर होता। या भी PI की जी रिपोर्ट दबा दें। सोचे, मैं कहते PI की रिपोर्ट दबा दो, यानी आप अगर फेक नहीं ये पब्लिश करते हैं कि ये लोगों के फेक लाइसेंसेस हैं, यानी लोगों की जानों खतरे में। अगर कोई आपको पता हो रिपोर्ट में कि कोई फेक लाइसेंस है और आप ना करें, कोई क्रैश हो जाए, तो खून तो मेरे हाथों पे है, हम सारी कौम के ऊपर है। हुकूमत मुसलसल कहती रही कि हम खुद एहतसाबी कर रहे हैं, मगर इस खुद एहतसाबी के तरीके कार पर सवाल उठते रहे। हर कोई कह रहा था कि कार्रवाई जरूर होनी चाहिए ऐसे पायलट्स के खिलाफ, मगर माहिरीन ने भी ये कहा कि पहले जामे तहकीकात होनी चाहिए, पता लगाया जाना चाहिए कि कितने पायलट्स के पास हकीकी तौर पर मुश्तबा या जाली लाइसेंस है, और फिर पता लगाया जाता है कि उन्हें जाली लाइसेंस किस अफसर ने दिए, क्यों दिए, सब तहकीकात होती, नतीजे पर पहुंचा जाता और फिर उन तमाम अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होती। तब जाकर मीडिया पर बयान दिया जाता, मगर पहले बयानात दे दिए गए, क्रेडिट ले लिया गया, पायलट्स को माफिया कह दिया गया, दुनिया भर में हेडलाइंस लग गई, PIA ग्राउंड होने लगी, हमारे पायलट्स जो दूसरी एयरलाइंस में काम करते हैं वो ग्राउंड होने लगे। और फिर बाद में कार्रवाई शुरू की गई, और जब कार्रवाई शुरू की गई तो आए रोज बयानात भी बदलते रहे, दादोशुमार भी बदलते रहे, मगर आलमी सतह पर शर्मिंदगी बरकरार रही। दुनिया भर में पाकिस्तानी पायलट्स मुश्किल में आए। कौमी एयरलाइंस PIA पाबंदियों की जद में आ गई। 30 जून को यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने सिविल एविएशन को खत लिखकर यूरोप की परवाजें मुअत्तल कर दी, जिसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी पाकिस्तान के एविएशन को खत लिख दिया और एमिरेट्स में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स और फ्लाइट ऑपरेशन अफसरान के लाइसेंस की तस्दीक करने का कह दिया, जिसमें तहरीक इंसाफी की रहनुमा और वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद के बेटे का भी नाम था, जिसका खुद उन्होंने प्रोग्राम एक दिन जियो के साथ में एतराफ़ किया। बड़ा बेटा जो है वो पायलट है इसमें एमिरेट्स के अंदर। लाइसेंस तो नहीं, उसका जाली निकल आया। जी अल्लाह ताला खैर रखे, ज़िंदगी में कोई जाली काम तो नहीं किया कभी, और लेकिन ये है कि वेरिफिकेशंस उन्होंने मांगी हैं, उसका भी नाम है, उसके अंदर वेरिफिकेशन तो करेंगे ना। खैर जिम्मेदाराना बयानात की वजह से पायलट्स को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, वेरिफिकेशंस का सामना करना पड़ा, और अब सिविल एविएशन दुनिया को बता रही है कि लाइसेंसेस दुरुस्त हैं, वो जो लाइसेंस जारी करता है वो दुरुस्त हैं। तो सिर्फ दुनिया को बता रही है या PIA को भी बता रही है? PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज़ हमारे साथ मौजूद। अब्दुल्ला हफीज़ बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला हफीज़, आपके पायलट्स के हवाले से क्या बताया गया है?
ये जो आप जिस लेटर का मेरे ख्याल में शायद जिक्र करें, ये लेटर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कुवैत सिविल एविएशन को लिखा है जब उन्होंने मांगे थे उनसे कि जो पायलट हमारे पास सर्व कर रहे हैं उनकी वेरिफिकेशन हमें आप दें। तो जिसको उन्होंने उसके अंदर एक जनरली उन्होंने वेरीफाई किया है कि 104 के अंदर से 91 या 92 पायलट इस तरह के हैं जिनके क्रेडेंशियल्स बिल्कुल स्टैब्लिश हैं। पीआई के साथ तो चैलेंज ये है कि पीआई को जो ओरिजिनल लिस्ट दी गई थी जिसको अब 102 पायलट जो है जो एक्टिव पीआई के उसमें से निकले, उसके अंदर से जो हमारे पास लिस्ट है उसके अंदर 17 वो है जिनका फैसला सिविल एविएशन ने कर लिया है, 34 वो हैं जिनको उन्होंने अभी सस्पेंड किया है और उसकी जो है वो हेयरिंग और बाकी जो उसकी आगे की कार्रवाई है वो मुकम्मल करें, जबकि 51 पायलट इस तरह के हैं जो अभी तक इंतजार करें जिसके ऊपर अभी सिविल एविएशन अपनी कार्रवाई या कोई एक्टिविटी करेगी और हम भी उनके साथ उनका वेट करें। तो पीआई का स्टेटस तो ये है, वो वाला जो स्टेटस है वो उन्होंने जो फॉरेन के ऊपर पाकिस्तानी पायलट्स ऑपरेट कर रहे हैं वो उसके मुतालिक उन्होंने नंबर्स नहीं एडअप हो रहे। 17 पहले ही आप लोगों ने ग्राउंड कर दिए थे, कार्रवाई हो गई थी उनके खिलाफ, 34 आप कह रहे हैं ग्राउंड किए हैं, 51 का आपको भी इंतजार है, 102 बनते हैं। वजीर मौसूफ ने तो 141 का कहा था गुलाम सरवर खान साहब ने। मुझे 17 पायलट से जिनकी इनिशियली निशानदेही पीआई ने की थी जनवरी 2019 में, उनका स्टेटस तो पता है और उनका स्टेटस कैबिनेट के अंदर चला भी गया था और उसके ऊपर फैसला भी हो गया। जो बाकी सारे पायलट्स हैं उसके अंदर जितने बचे हैं हमारे पास 85 में से 34 का उन्होंने हमें बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इत्तला दे दी है कि उनके लाइसेंसेस उन्होंने सस्पेंड कर दिए। जो बाकी बचते हैं 51 उसके मुतालिक वी आर स्टिल वेटिंग। मतलब अगर दुनिया भर में जो पाकिस्तानी पायलट्स हैं वो ग्राउंड हो रहे थे तो दुनिया की एयरलाइन से रब्ता किया, उन्हें सिविल एविएशन ने जवाब दे दिया आपकी एयरलाइन ग्राउंड हो गई है, आपको नहीं जवाब दे रहे, आप नहीं चाहते भाई जल्दी बताएं हमारे पायलट्स का क्या स्टेटस है ताकि हम दुनिया को बताएं और पीआईए खुलवाएं। इसके ऊपर हम लोग ज्यादा इसलिए नहीं उनसे कर रहे क्योंकि ये लाइसेंसेस इशू सिविल एविएशन ने किए थे और वही अब उनको जो है उनकी हेयरिंग कर रही है और वही उनको मौका दे रही है तमाम ऐसे लाइसेंस होल्डर्स का कि वो आए और आके अपने आप को डिफेंड करें या आए और आके अपनी पोजीशन एक्सप्लेन करें कि किस वजह से जो चार्ज उनके ऊपर लगा वो किस तरह। तो अभी दिस इज बिटवीन देम एंड द रेगुलेटर इन पाकिस्तान, वो इसके ऊपर डिसाइड करेंगे। वी आर एक्चुअली वेटिंग फॉर द डिस्पोजल, जो भी उसका वो फैसला होगा ताकि हम अगला एक्शन अकॉर्डिंगली ले सकें। अच्छा, बहुत शुक्रिया, हमने सिविल एविएशन को मुसलसल इस हवाले से अपना मौक़िफ़ देने के लिए, प्रोग्राम में आने के लिए दावत दी, नहीं आए। से हमने वज़ीर एविएशन गुलाम सरवर खान साहब को दावत दी, वो भी नहीं आए। ताहिर इमरान भी हमारे साथ मौजूद हैं, तहकीकाती सहाफ़ी, एविएशन एक्सपर्ट। ताहिर, बहुत शुक्रिया। आपने कहा था उस पहली तकरीर के बाद कि ये एक पेंडोरास बॉक्स खोल दिया है, बड़े इसके नताइज होंगे। अब पीआईए को नहीं बताया, बाकियों को बताया, क्या समझ में आ रहा है आपको ये ख़त देख कर? देखें, कहानी जो शुरू हुई थी वो 262 पायलट से शुरू हुई थी। फिर उसके बाद इन्होंने 34 पायलट्स को नोटिफिकेशन जारी किए कि जी आप सस्पेंड हैं, और उस नोटिफिकेशन के अंदर ही इन्होंने कहा कि जी आप इज़हार वजूह भी पेश करें कि क्यों हम आपको सस्पेंड कर रहे हैं, और उसके अंदर वजूहात बयान की इन्होंने। फिर उसके बाद एक और लिस्ट आई जिसके अंदर 14 या 17 पायलट्स के नाम आए। अब टोटल ये सारे पीआईए के पायलट्स हैं। अब सेक्रेटरी एविएशन ये खत जो है वो ओमानी जो सिविल एविएशन है उनको लिख रहा है और बुनियादी तौर पर उनको रीअश्योर कर रहा है कि जी हमारे लाइसेंसेस ठीक हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर एक जिम्मेदार शख्स जो कि सिविल एविएशन का जो डायरेक्टर भी है, डायरेक्टर जनरल भी है, सेक्रेटरी सिविल एविएशन भी है, यानी कि इस वक्त पाकिस्तानी एविएशन का अन्नदाता है, ही इज द ओनली मैन हु इज रनिंग दिस होल शो, उसको कम से कम उसके अंदर कोई कैविएट तो डालनी चाहिए ना कि जी ये जो हम आपको बता रहे हैं ये सिर्फ 104 के बारे में है, बाकी का जो है वो हम कहते हैं कि उसमें मशकूक है या कुछ चक्कर है या कोई इस तरह की चीज है। तो अब वो लेटर जो ओमानी लेटर है वो क्लियरली कह रहा है कि तमाम पायलट्स के लाइसेंसेस जेन्युइन है और उनकी वैलिडिटी जो है वो ऑथेंटिक है, जो कि हम भी पहले दिन से कह रहे हैं कि पायलट्स के लाइसेंसेस जाली नहीं है, उनके अंदर डिस्क्रिपेंसी है जिनके ऊपर बात होती रही है। मगर अहम यह है कि अब मामला सुलझे, तो ये मामला सुलझ रहा है या उलझ रहा है? पीआईए भी उड़े, दूसरे मुमालिक में भी जाए, पाकिस्तान के पायलट जो दूसरे मुमालिक में हैं उनके लिए भी मुश्किलात खत्म हो, ये उलझ रहा है या सुलझ रहा है? अभी देखें जी, सुलझने के तो मुझे कोई चांसेस नहीं नजर आते, खासतौर पर जिन लोगों के हाथ में है जो एक चिट्ठी में कहते हैं कि जी सारे लाइसेंस वैलिड हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे के कहते हैं कि जी ये जो 5 और 6 रीजंस हैं इनकी वजह से ये पायलट्स मशकूक हैं। अगर आप इनका जवाब देखें जो इन्होंने सू मोटो केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट को दिया है, उसमें ये लोग एतराफ कर रहे हैं कि जी हमारे आईपी एड्रेसेस के इश्यूज थे, हमारे पास ऐसे मशकूक लाइसेंस हैं जिनके अंदर तारीख जिस पर टेस्ट होना चाहिए था उस दिन टेस्ट नहीं हुआ, टाइम जिस पर टेस्ट होना चाहिए था उस टाइम पे नहीं हुआ।
पायलट्स को इन्होंने कहा कि जी आप किस तरह सुबह 9:30 से 11 बजे का टेस्ट दे के शाम 3 या 4 बजे की फ्लाइट ऑपरेट कर सकते हैं। ये बातें करते हैं कि आईपी एड्रेस एक्सेस किया गया है। जितने पायलट्स अब तक हैं उनमें से अक्सरियत से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं जी हम में से किसी को भी अभी तक इन्होंने आईपी एड्रेस वाले मसले पे नहीं कहा। तो ये सुलझने की बातें नहीं है जनाब, ये मामला को खामखा में अब मैनेज करने के चक्कर में मजीद खराब कर रहे हैं। और इससे दो चीजें वाजे होती हैं, एक इनकी इनकॉम्पिटेंस, दूसरे नंबर पे कि इनको ग्रास्प ही नहीं है कि ये मामला कितना खौफनाक हद तक इनकी इन फ्लैप फ्लॉपिंग या जो एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे बयान से तीसरे पे जाने की वजह से मजीद पेचीदा हो रहा है। बहुत शुक्रिया। पेचीदा हो रहा है और अब ना वज़ीर साहब अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं, ना सिविल एविएशन अपना मौक़िफ़ दे रहा है। गुज़िश्ता हुकूमतों की पर डालने के लिए ये सारा का सारा मामला हो गया। अगर इसको सही तरीके से ट्रीट किया जाता, पाकिस्तान इस पूरे मसले से बच सकता था। अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो तमाम सियासी जमातों को कुछ बुनियादी मुआशी मामलात पर इत्तफ़ाक़ करना पड़ेगा, कुछ बुनियादी मामलात पर इत्तफ़ाक़ करना पड़ेगा ताकि दुनिया को और सरमायाकारों को वाज़ेह पैगाम जाए कि हुकूमतों के बदलने से पाकिस्तान में उनका सरमाया ख़तरे में नहीं पड़ जाएगा। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर 2 साल से तनकीद होती रही है कि वो गुज़िश्ता 10 साल जमहूरी हुकूमतों को बुरा दिखाने के लिए और हर बात पर यह साबित करने के लिए कि जो अच्छा हो रहा है वो पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ की हुकूमत ही मुल्क में कर रही है। अपनी कारकर्दगी और गवर्नेंस पर खुद तहरीक इंसाफ इस वजह से फोकस नहीं कर पा रही है। PIA का इशू एक अलग मिसाल है, जिसकी एक मिसाल नज़र आ रही है, मगर गुज़िश्ता अदवार के प्रोजेक्ट्स को भी मुतनाज़ बनाया गया, जिससे सरमायाकारों में एक बहुत मनफी पैगाम गया। यहाँ तक कि वुज़रा के बयानात की वजह से CPEC मुतनाज़ हो गया और फिर आर्मी चीफ को चीन जाकर उन्हें मनाना पड़ा। और अब जब वज़ीर आज़म ने खुद अपनी काबीना को 6 माह की डेडलाइन दी है और हुकूमत संजीदगी से अपनी कारकर्दगी बेहतर करना चाहती है, तो इस माइंडसेट से निकलने की ज़रूरत है। और सरमायाकारों को तमाम सियासी जमातों की तरफ से हुकूमतों के बदलने के बावजूद मुआशी पॉलिसीज़ और जो मुल्क के बुनियादी मामलात हैं उनकी पॉलिसीज़ के तसलसल का पैगाम देने की ज़रूरत। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 30 सालों में जब जब हुकूमत बदली तब तब पॉलिसीज़ बदल गई। प्राइवेट सेक्टर भी फंस गया, कभी केसेस भुगतता रहा, कभी बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ चला गया, पाकिस्तान को जुर्माने हुए। अब पाकिस्तान ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता। कौमी मुआशी पॉलिसीज़ और कौमी अहमियत के प्रोजेक्ट्स पर इत्तफ़ाक़ राय और उन्हें सियासत से बालाए ताक रख कर ही आगे बढ़ाया जा सकता है, चाहे वो CPEC हो, बिजली के मंसूबे हों या फिर बड़े बड़े डैम्स हों। आज वज़ीर आज़म ने भाषा डैम पर काम का जायज़ा लिया। उनकी तकरीर में एक सिमत नज़र आई कि पाकिस्तान को कैसे आगे बढ़ना है, जो कि एक अच्छी बात है। और अगर हुकूमत इसी फोकस के साथ आगे बढ़ती है तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, क्योंकि पानी के ज़खायर, उससे बिजली की पैदावार पाकिस्तान के लिए अहम है। अब इस प्रोजेक्ट ने कई सालों में पूरा होना है। 2023 के बाद भी अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आए तो उन्हें भी तसलसल दिखाना होगा, किसी और की आए तो उन्हें भी तसलसल दिखाना होगा। हुकूमत और अपोजिशन को मिलकर एक कंसेंसस बनाना होगा। भाषा डैम बनाने का ऐलान 2006 में परवेज़ मुशर्रफ ने किया था। फिर 2008 में इस डैम की तामीर का तखमीना $12 अरब लगाया गया और बताया गया कि इस डैम से 4500 मेगावाट बिजली तैयार की जाएगी। फिर 2010 में मुश्तरका मफादात कौंसिल ने भाषा डैम के मंसूबे की मंजूरी दी और 2014 में गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत इस मंसूबे की NOC जारी कर चुकी है। नून लीग के दौरे हुकूमत में भी भाषा डैम के क़याम के लिए कोशिशें की गई और जब चीफ जस्टिस साकिब निसार की तरफ से डैम फंड कायम किया गया तो उसके अगले दिन एहसन इकबाल ने ट्वीट करके इसकी तफसीलात बताई थी। उन्होंने कहा था कि नून लीग की हुकूमत भाषा और मोहम्मद डैम की तामीर करने की मंजूरी दे चुकी थी और 2018 के तरक्याती बजट में भाषा डैम के लिए 23 अरब और मेमन डैम के लिए 2 अरब रुपए रखे गए थे। इसके अलावा एहसन इकबाल ने मजीद लिखा कि हमारी हुकूमत गुज़िश्ता 2 साल में 100 अरब रुपए भाषा डैम के लिए खर्च कर चुकी है, ज़मीन ले चुकी है। इससे पहले तो किसी ने ज़मीन तक नहीं दी थी। जब सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने डैम फंड का आगाज़ किया और फिर खुद वज़ीर आज़म इमरान खान भी इसमें शामिल हुए तो वाज़ेह तौर पर लगा कि अब ये तसलसल है, आगे मामलात बढ़ेंगे। अब अच्छा है कि खुद वज़ीर आज़म भी इसे आगे बढ़ा रहे हैं। मगर यहाँ भी एक मसला है और वो ये कि तहरीक इंसाफ को इस बात से आगे बढ़ना होगा कि हर बात में ये बयानिया बनाने की कोशिश की जाए कि माजी में पाकिस्तान में सब गलत हुआ, जो हो रहा है तहरीक इंसाफ के आने के बाद से अच्छा हो रहा है, जैसा कि वज़ीर आज़म ने आज की तकरीर में भी कहा। जो आज हमने इसकी बड़ा फैसला किया है, एक ऐसी पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी डैम अब हम बनाने जा रहे हैं। दयामीर बाशा डैम इंशाअल्लाह ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी डैम होगी। आप ये समझ लें कि ये हमारी तीसरी बड़ी डैम होगी। क्यों जल मज़म तीसरी बड़ी डैम है हमारी। हालांकि आगाज़ हो गया था, काम शुरू हो गया था, वज़ीर आज़म जायज़ा लेने गए थे। इसी तरह मेमन डैम के हवाले से भी दावे किए गए कि पहले किसी हुकूमत को ख्याल नहीं आया कि वो डैम बनाए, पानी के प्रोजेक्ट्स बनाए, मगर फिर जैसे सवाल उठा
कि वजीर आजम के मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद की कंपनी को क्यों डैम का ठेका दे दिया गया, ये तो मफादात का टकराव है। तो फिर खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बताया कि ये सब काम तो पिछली हुकूमत में हो गया था, यानी उस वक्त माना कि हमने नहीं शुरू किया, पिछली हुकूमत ने शुरू किया। 2017 में ना हमारी हुकूमत थी, ना प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर थे, ना वो मुशीर थे, ना मैं वजीर था। 2017 को आपने ले डाउन किए रूल्स एंड रेगुलेशंस, सही है, उस पर 23 कंपनियों ने बिड किया, टेंडर्स के लिए पैसे देके कॉन्ट्रैक्ट बिडिंग मटेरियल लिया, सही है, और उसके बाद 5 कंपनियों ने बिड किया। 5 कंपनियों ने जब बिड किया वो किया जून 2018 में, तब भी ना मैं वजीर था, ना वो मुशीर थे, ना वो वजीर आजम थे। आपके रूल्स को हमने अमेंड किया होता, आपकी चीज़ों को हमने छेड़ा होता, आपका सवाल उठता था। एक आदमी वक्त से पहले ही उसको पता ही नहीं था कि सब कुछ होने वाला है, या तो वो नाउजुबिल्लाह उसका कोई आसमानी इंफॉर्मेशन थी कि सब होने वाला है। रज़ाक दाऊद साहब का नाम आया तो पूरा क्रेडिट नून लीग की हुकूमत को दे दिया गया। इसी तरह आज कौमी मंसूबे का इफ्तिताह करते हुए भी वज़ीर आज़म ने 90 की दिहाई की जमहूरी हुकूमतों पर तनकीद। ये 90 की दिहाई में ये जो फैसले किए इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनाना, यानी जब आप किस पैसे देते हैं बाहर से इंपोर्ट करके फर्नेस ऑयल लेके आते हैं, या जो आप गैस लेके आते हैं या कोयला लेके आते हैं, तो उसका नुकसान क्या होता है? उसका सबसे पहले नुकसान तो ये होता है कि जिसको कहते हैं करंट अकाउंट, डॉलर कितने अंदर आ रहे हैं, कितने बाहर जा रहे हैं। तो जब हमने ये गलत फैसले किए कि हमने फर्नेस ऑयल यानी बाहर से तेल इंपोर्ट करके उसके ऊपर जब बिजली बनानी शुरू की, तो उसका प्रेशर पड़ना शुरू हुआ हमारी करेंसी पे। हमें बदकिस्मती से ये जो हमने गलत फैसले किए, हमारे पास इतनी ज़्यादा बिजली बन सकती थी दरियाओं से, हमने उसके बजाय इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर बिजली बनानी शुरू की, और तब से फिर हमारी इंडस्ट्री के ऊपर भी इफेक्ट गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन बजाय हमारी बढ़ने के, हम डी इंडस्ट्रियलाइज करते रहे। हमारे मुकाबले में जो और मुल्क थे हमारे से पीछे थे, वो ज़्यादा हमारे से आगे निकल गए, और इसमें सारी साउथ ईस्ट एशिया में एशियन टाइगर्स, इन सब की मिसाल है हमारे सामने। मगर जब जनरल मुशर्रफ की हुकूमत थी तो वज़ीर आज़म इन्हीं प्रोजेक्ट्स का दिफा करते थे और जनरल मुशर्रफ और जनरल ज़िया पर तनकीद करते थे। इस तरह वज़ीर आज़म ने 2013 के इंतख़ाबात जीतने के बाद दावा किया था कि खैबर पख्तूनख्वा पानी से बिजली पैदा करके 5 सालों में पाकिस्तान को बिजली फराहम करेगा। वो दूसरी हुकूमतों पर तनकीद कर रहे हैं, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से दावा किया। सबसे बड़ा मसला जो है वो लोड शेडिंग है, और अब सूबे भी बिजली बना सकते हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है कम से कम अपने सूबे के लोगों को बिजली के बहरान से निजात दिलाने के लिए क्या कर रही है? कोई मनसूबा है या नहीं है जिसको बाकी सूबे फॉलो करें? हम इंशाल्लाह 5 सालों में पाकिस्तान को बिजली प्रोवाइड करेंगे, बेचेंगे पूरे पाकिस्तान को, पूरे, यानी सूबे के तो पूरा करके। सूबा तो पहले तो आपको पता है कि हमें अभी आके पता चला है कि खैबर पख्तूनख्वा को 350 मेगावाट जो उनको जायज़ बिजली मिलनी चाहिए वही नहीं मिल रही। लेकिन जो हम प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह, कई थोड़ा देर लगेगी, कई जल्दी आएंगे। मैं आपको ये बता दूं कि 5 सालों में खैबर पख्तूनख्वा बिजली बाकी पाकिस्तान को देगा। मगर अब 7 साल हो गए, ऐसा नहीं हो सका। वज़ीर आज़म ने 2013 के इंतख़ाबात से पहले 90 दिन में बिजली की चोरी और 2.5 साल में लोड शेडिंग ख़त्म करने का वादा किया था। जाहिर है 2.5 साल में डैम नहीं बन सकता था, तो कोयले से बिजली पैदा करने का वादा किया। पहले 3 महीने में कम होगी, और इंशाल्लाह 2.5 सालों में हम आपको लोड शेडिंग खत्म करके दिखाएंगे पाकिस्तान में। जिस दिन तहरीक इंसाफ आएगी 90 दिन में मैनेजमेंट ठीक करके और बिजली की चोरी खत्म करके लोड शेडिंग कम कर देंगे। 2.5 साल में सिर्फ बदल के हम बिजली की कीमतें नीचे ले आएंगे, क्योंकि कोयले के ऊपर हम चलाएंगे अपने पावर प्लांट्स। और 5 साल में हमने ये एक बिजली घर को स्टडी किया। 5 साल में इंशाल्लाह कोई ऐसा घर नहीं होगा, कोई फैक्ट्री नहीं होगी जिसमें बिजली नहीं होगी। मगर 2013 में हुकूमत नून लीग की आ गई और उन्होंने कोयले से भी बिजली की पैदावार की, तो वजीर आजम ने उन पर तनकीद। सारी दुनिया के अंदर कोयले के प्लांट बंद हो रहे हैं, आलूदगी फैलाते हैं।
जब दुनिया में बंद कर रहे हैं तो यहां क्यों लगा रहे हैं? मगर फिर खुद तहरीक इंसाफ ने अपने 2018 के इंतखाबी मंशूर में कहा कि तवानाई के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए कोयले के इस्तेमाल, खासतौर पर थर के कोयले के इस्तेमाल की हिमायत की जाएगी। अब दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने आते ही करंट अकाउंट खसारा कम करने का दावा किया और स्टेट बैंक की पहली सहमाई रिपोर्ट के मुताबिक दरामदाद में 22.7% की कमी में पेट्रोलियम मसनूआत ने 1/3 किरदार अदा किया है। फर्नेस ऑयल की दरामदाद का कम होना, बिजली बनाने के लिए दरामदी कोयले के बजाय अपने कोयले के इस्तेमाल से दरामदाद में कमी हुई है। मगर कोयले की दरामदाद में कमी किस वजह से आई, ये भी स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बता दिया। कोयले की दरामदाद में 41.4% की कमी आई और रवा साल के महज पहले 3 माह में $272 मिलियन तक आ गई, क्योंकि सीमेंट और पावर सेक्टर दोनों ने कम कोयला दरामद किया। जहां तक पावर सेक्टर यानी बिजली बनाने वाले सेक्टर का ताल्लुक है, तो स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी वजह 2019 में थर में लोकल कोयले से 660 मेगावाट के पावर प्रोजेक्ट का फाल होना है। उसकी वजह से कोयले से बिजली की पैदावार में 45% का इजाफा हुआ। इसके साथ LNG से बिजली की पैदावार ने फर्नेस ऑयल से बिजली की पैदावार में कमी की जगह ले ली, यानी वो प्लांट्स जो गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में लगाए गए उनसे करंट अकाउंट खसारा कम करने में मदद मिली। जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो LNG प्लांट्स पर करप्शन का इल्जाम लगा दिया गया। हुकूमत ने यह फैसला किया है इन तमाम प्लांट्स के ऊपर ऑडिट का हुक्म दिया गया है। 2 का जो ऑडिट है वो शुरू हो गया है और LNG के जो प्लांट्स हैं पंजाब में, ये जो प्लांट्स लगाए गए हैं इनमें NAB इसकी तहकीकात का आगाज कर चुकी है। सीपेक के तहत LNG के प्लांट्स लगाए गए, फिर यही एतराज़ अमेरिका ने उठा दिया और सीपेक के खिलाफ आवाज उठा दी। According to Pakistani government statistics, पाकिस्तानी हुकूमत के अपने आदादो शुमार के मुताबिक नॉन सीपैक प्रोजेक्ट के तहत पैदा होने वाली बिजली की लागत सीपैक प्रोजेक्ट से पैदा की जाने वाली बिजली से आधी है। the cost per megawatt. फिर असद उमर ने नून लीग के दौर में लगे इन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया कि पाकिस्तान की आगे तरक्की के लिए कितने ज़रूरी हैं और पाकिस्तान में आगे तरक्की की बुनियाद रख दी गई है। अब सनतें लगेंगी और नौकरियां मिलेंगी और खुद कहा कि सीपैक के खिलाफ बाकायदा कैंपेन चलेगी। उन्होंने जो बात की कि पाकिस्तान का डेवलपमेंट, आगे जो तरक्की पाकिस्तान की होनी है उसकी तरक्की जो है वो महदूद हो जाएगी इससे, ये बिल्कुल न सिर्फ दुरुस्त नहीं है बल्कि उनका तज्जिया जो है वो हकीकत से मुकम्मल तौर पे मुतरादिफ है। ये जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारे जो पहला फेज़ था जो सीपेक का जो मुकम्मल किया गया उसमें ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जो है वो गई हमारी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो हमारे पास एक सनती तरक्की करने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद आ गई और उस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान ने अब आगे काम करना है और जो दूसरा फेज है सीपेक का वो जा ही उस तरफ रहा है। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही थी कि इससे जॉब ज़्यादा नहीं क्रिएट की, बिल्कुल ठीक बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो शुरू में आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल इंटेंसिव होती है, यानी सरमाया बहुत उसमें चाहिए होता है, लेकिन उसके अंदर जॉब इंटेंसिव नहीं होती, उसमें इतनी नौकरियाँ नहीं पैदा होती। लेकिन जो उसकी बुनियाद के ऊपर, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद के ऊपर जो सनत लगेगी वो जॉब इंटेंसिव होती है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर लाखों जो हैं वो जॉब प्रोड्यूस होंगी ओवर द ईयर्स, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट होती चली जाएगी। सो जॉब क्रिएशन वाला जो है दूसरा फेज। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि सीपेक के खिलाफ बाकायदा एक कैंपेन चलाई गई, इसमें तो कोई शक नहीं है और वो कैंपेन जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी चली, वो पाकिस्तान के बाहर भी चली। ये अमेरिका की हुकूमत उसके अंदर शामिल थी या नहीं थी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जो आपको नज़र आ रहा है इस वक्त चाइना और अमेरिका के जो आपस में ताल्लुकात, जो तनाव ज़रा बढ़ रहा है, कशीदगी बढ़ रही है, तो उसका आप समझ लें कि ये कोलैटरल डैमेज हमें नज़र आता है, उसी से जुड़ा हुआ नज़र आता है। ये सब होता रहा। शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल बगैर किसी ज़ाती करप्शन के इल्ज़ाम के LNG प्लांट्स पर गिरफ्तार कर लिए गए, आज तक कुछ साबित नहीं हुआ और के इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस देकर आज कराची के ताजिरों को बताया जा रहा है कि गैस कम है, LNG इस्तेमाल करें। अगर LNG ना होती तो क्या होता? अपोजिशन में वज़ीर आज़म ने कहा कि सीपेक एक सरमायाकारी नहीं है, कर्जा है और 7% पर महंगा कर्जा है। ये चीन का जो प्रेसिडेंट आ रहा था 35 अरब रुपए के कर्जे लेने लगे थे। ये किधर 35 अरब डॉलर, ये किधर जाना था? ये इनके इसमें से ज्यादातर पैसा इनके बैंक अकाउंट्स में जाना था। फिर यही बात अमेरिका ने दोहराई तो असद उमर ने बताया कि सीपेक असल में सरमायाकारी है, थोड़े से कर्जे हैं, वो भी सस्ते कर्जे हैं। इसमें ग्रांट का एक एलिमेंट है जो एक छोटा एलिमेंट है, लेकिन बुनियादी तौर पर ये एक इन्वेस्टमेंट है
और ये एड की सूरत में नहीं है। और हमेशा से पाकिस्तान ने कहा भी ऐसा ही है, ये कभी कहा भी नहीं गया था कि ये एड आ रही है। और ख़ास तौर पे इस हुकूमत का मौक़िफ़ तो इस पर बिल्कुल वाज़ेह है कि हम ये एड के दारोमदार से हम आगे निकलना चाहते हैं। जो सरकार ने पाकिस्तान के लिए जो पब्लिक डेट हमने लिया है चाइना से, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि वो ज़्यादा तवील मुद्दत भी नहीं है, ये ठीक उन्होंने बात नहीं की। पाकिस्तान का जो चाइना से पब्लिक डेट है इस वक्त उसकी औसत मेचोरिटी तकरीबन 20 साल की है, तवील मुद्दत कर्ज़े है, और उसके ऊपर औसत जो सूद की शरह है वो सिर्फ 2.34% है। सो वो बहुत सस्ते कर्ज़े हैं। ये एब्सोल्यूट मैं आपको बता रहा हूँ, फिक्स रेट जो है 2.34% औसत बनती है। और जो ग्रांट एलिमेंट जो है साथ जो एसोसिएटेड है, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि कुछ चीज़ें जो हैं वो ग्रांट की बुनियाद के ऊपर भी वो दे रहे हैं, अगर मैं उसको भी शामिल कर दूँ तो जो औसत जो कर्ज़े के ऊपर जो सूद की शरह है वो तकरीबन 2% रह जाती है। सब होता रहा। आज अब हुकूमत का खुद पावर डिवीज़न भी ये कह रहा है कि मुल्क में कोई लोड शेडिंग नहीं हो सकती क्योंकि सप्लाई बहुत है, जितनी डिमांड है उससे ज़्यादा की सप्लाई है। तो लोड शेडिंग क्यों हो रही है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन में मसला है? ये सारे मामला भी उमर अयूब साहब के सामने जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई हमने रखे थे। साहब 19,500 में आपने कहा कि डिप्रिसिएशन कॉस्ट होती है, इसके अलावा जो दूसरी कॉस्ट एसोसिएटेड होती हैं, प्रीफिक्स चार्जेस देने पड़ते हैं, तो वो उन्होंने लगाए जिसकी वजह से पे करने पड़ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। अब 11,000 मेगावाट उनका दावा है, उन्होंने लगाया। आप होते तो आपको भी लगानी पड़ती, तो बिजली की शॉर्टेज तो थी ना पाकिस्तान में, तो आप लगाते तो डिप्रिसिएशन कॉस्ट आपको भी देनी पड़ती, एडिशनल फाइनेंशियल चार्जेस आपको भी देने पड़ते। आप क्या अलग लगाते, जबकि आपके जो एग्जिस्टिंग पावर प्लांट्स थे जो कि फर्नेस ऑयल पर चलते थे वो 26 से 35% की कैपेसिटी पर चल रहे थे, बंद हैं, तो ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि वो इस्तेमाल हो रहे हों और LNG और कोल चल रहा है। आप क्या करते? 1300 मेगावाट का जो हब पावर आ रहा है वो आप डील ना करते, 3600 मेगावाट के LNG प्लांट्स आप ना लगाते, जामशोरो का जो 660 मेगावाट आ रहा है आप ना लगाते, बिन कासिम का 1320 मेगावाट ना लगाते, साहिवाल का 1320 मेगावाट लोकेशन पर आपको एतराज़ है ना लगाते, कुछ और करते। तो वो क्या करते आप? क्योंकि कैपेसिटी तो पाकिस्तान को चाहिए थी ना, उसमें डिप्रिसिएशन तो होती, आप क्या करते? हम लोग सबसे पहले ये करते कि उसकी लोकेशनल जो जहाँ पे उन्होंने लोकेशंस लगाई हैं वो ज़रा बेहतर सेलेक्ट करते, खासकर कोल के हवाले से कि कोल जो है इस वक्त ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसकी देखें, कहाँ कराची कहाँ साहिवाल, वो सारी कोल ऊपर जा रही है, अप कंट्री जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है, कौन उसका खमियाजा दे रहा है, वो आपके उस टैरिफ स्ट्रक्चर में ही जा रहा है। उसके साथ साथ फिर आपके LNG प्लांट्स हैं उसकी भी लोकेशन हम लोग बेहतर करते। तीसरी चीज़ ये है कि हम लोग ये साथों साथ करते कि आप ट्रांसमिशन लाइन्स भी और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस भी हम लोग लगाते। ये सारी चीजें आप नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम ही आप अपने मतलब हुकूमतों को छोड़ें, आप मुल्क के लिए बना रहे हैं ये प्रॉब्लम्स। इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त यही प्रॉब्लम हो रही है। आप ये देखें कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में भी जो मगर इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स नॉर्थ में है ना जिनको LNG पर कन्वर्ट किया, वो सारे साउथ में तो नहीं आ सकते थे। अगर नंदीपुर लग गया था और मुशर्रफ के दौर में उसको लगाया जाना था और उसके बाद वो हुआ, वो कन्वर्ट हुआ, मुजफ्फरगढ़ के प्लांट्स कन्वर्ट हुए, 4 सिस्टर लाहौर प्लांट्स उनका दावा है कि हमने किया। तो ये मुख्तलिफ प्लांट्स हैं जिनको उन्होंने LNG पर कन्वर्ट किया, तो पाइपलाइन तो बिछाई जानी थी, LNG तो ट्रांसमिट होनी थी। कौन से ऐसे LNG बेस्ड प्लांट्स हैं जो आप ना लगाते और उससे पैसे बचा लेते कहीं और लगा के? आप मुख्तलिफ प्लांट्स देख लें। हम लोग मतलब हम लोग या पाइपलाइंस हम लोग ऊपर लेके जा रहे हैं, हम लोग कम से कम नीचे की तरफ साउथ ऑफ द कंट्री की तरफ लोकेशनल देखते, बेहतर ट्रांसमिशन लाइंस के साथ उसको करते। कई जगह जो है वहाँ पे ट्रांसमिशन लाइंस दूर हैं प्लांट से, ये इशू आता है। और ये लोकेशन सिलेक्शन में जो इन्होंने गलतियाँ की हैं वो अभी सामने आ रही हैं। यानी लोकेशन सिलेक्शन ही एक प्रॉब्लम है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए कि दुनिया की महंगी तरीन बिजली पैदा कर रहे हैं। शायद खकान अब्बासी साहब ने कहा कि दुनिया की सस्ती तरीन बिजली पैदा कर रहे हैं। $2 अरब LNG से बचा रहे हैं, $1.2 अरब कोल बेस्ड प्लांट से बचा रहे हैं। सिर्फ लोकेशन ही प्रॉब्लम है। फिर मुझे ये बता दें कि आपका जो क्लेम है कि ये 47 अरब रुपए हम कैपेसिटी चार्जेस में दे रहे हैं, जो इन एनीवे अगर आपकी सर्दियों में डिमांड कम है, गर्मियों में, मैं उस सवाल पर अपने पर खड़ा हूँ, मगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसे करें हम कि प्लांट्स तो लगने थे क्योंकि पाकिस्तान में एनर्जी की शॉर्टेज थी, 11,000 मेगावाट के उन्होंने लगाए, LNG पे ना लगाते, कोल पे ना लगाते, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी को कैसे यूटिलाइज करते। इन 47 अरब रुपए ये जो आप कह रहे हैं 45 पैसा फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस, इनको बचा लेते और ये $4 अरब जो उनका क्लेम है वो भी बचा लेते, क्या होता, कैसे करते? नहीं तो
आप या साबका हुकूमत का ये क्लेम है, तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस पे या इन्वेस्टमेंट और ट्रांसमिशन पे नहीं करेंगे और वहां पे आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, तो फिर गर्दिशी कर्जा जो इस वक्त तक तकरीबन 1250 और 1300 अरब रुपए तक पहुंच गया है, वो इसी वजह से पहुंचा है ना। और फिर गर्दिशी कर्जा 2000 अरब रुपए से भी ऊपर निकल गया। हमने उमर अयूब साहब को बार बार बुलाया, वो प्रोग्राम में नहीं आए। अब पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो इसकी सिर्फ सियासत के साथ आगे नहीं बढ़ सकता, बुनियादी कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और आप खबर इस पर बात करेंगे। पेमरा ने हमें कई नोटिस और जुर्माने के बाद अब एक वार्निंग भेज दी है। हमें खबरदार किया गया है कि हमारे प्रोग्राम से ये तासुर मिल रहा है कि मीर शकील उर रहमान के केस में नैब और अदलिया की तरफ से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पेमरा ने हमें इस तासुर की बुनियाद पर नोटिस भेजा है, मगर पेमरा ने यह नहीं बताया है कि हमने ऐसा कौन सा जुमला कहा जिससे पेमरा को यह तासुर मिला। हमने ऐसी कौन सी बात कही, कौन सी बात हकाइक से हटके थी जो पेमरा के कानून के खिलाफ है। हमें वो जुमला, वो बात नहीं बताई गई, बस वार्निंग जारी कर दी गई। हमें सुना नहीं गया, हमारा मौक़िफ़ नहीं लिया गया, बस वार्निंग जारी कर दी गई। ये वार्निंग 8 जुलाई 2020 के हमारे प्रोग्राम से मुताल्लिक है। इस प्रोग्राम में हमने चीफ जस्टिस के नैब के हवाले से रिमार्क्स नशर किए थे। बताया था कि चीफ जस्टिस ने नैब की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार किया है और 120 एहतसाब अदालतों के क़याम का हुक्म दिया है। फिर हमने जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान के लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत का हाल बताया और बताया कि मीर शकील उर रहमान के वकील ने क्या दलाइल दिए और यह भी बताया कि नैब के वकील ने अदालत में क्या दलाइल दिए। सब कुछ बताया। हमारे इस प्रोग्राम में मुल्क के मारूफ कानूनदानों ने अदालती फैसले पर अपनी राय का इजहार भी किया। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अपनी कानूनी राय दी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर रशीद रिजवी ने भी अपनी कानूनी राय दी। ये सीनियर कानूनदान हैं जिनकी राय मोतबर समझी जाती है और फैसले पर राय दी जा सकती है जो कानून के मुताबिक है और कई साल से ये कानून के शोबे से वाबस्ता हैं। हमने उनकी राय अवाम तक पहुंचाई, मगर पेमरा का कहना है कि ये देखा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से मीर शकील उर रहमान की दरख्वास्त जमानत की मनसूखी पर बात करते हुए प्रोग्राम में एक तरफा कॉमेंट्री की गई, एक तरफा राय दी गई। बादी नज़र में मेज़बान ने इस खास मामले पर नैब और अदलिया की तरफ से सियासी इंतकाम लेने का तासुर दिया। पेमरा ने आगे मजीद लिखा कि इस हवाले से पेमरा के सख्त कवानीन हैं, मगर हमें वो जुमला नहीं बताया गया इस पूरे नोटिस में, हमें वो बात नहीं बताई गई। साथ ही पेमरा ने वार्निंग लेटर में मजीद लिखा कि जियो कई शो कॉज नोटिस भेजे गए जियो को, इसी तरह के मामलात में तमाम फरीक़ैन की नुमाइंदगी यकीनी नहीं बनाई जाती। हमने इस वार्निंग पर बात करने के लिए तर्जुमान पेमरा को अपने प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, मगर वो नहीं आए और ना ही उन्होंने हमारे इस सवाल का जवाब दिया कि हमारे कौन से जुमले से पेमरा के कानून की खिलाफ वर्जी हुई है। पेमरा का मौक़िफ़ नहीं आया। पेमरा को शिकायत है कि इस बात को यकीनी नहीं बनाया जाता कि तमाम फरीक़ैन का मौक़िफ़ शामिल किया जाए। हमने अपने 8 जुलाई के प्रोग्राम में तर्जुमान नैब को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, वो नहीं आए। हमने उन्हें मौक़िफ़ देने को कहा, जो कुछ उन्होंने कहा वो हमने नशर कर दिया उसी प्रोग्राम में। यही नहीं, 8 जुलाई के हमारे प्रोग्राम के बाद नैब के तर्जुमान ने हमें पैगाम भेजा कि नैब का मौक़िफ़ प्रोग्राम में पेश नहीं किया गया, ये नैब के खिलाफ यकतरफा प्रोग्राम है। उस पर हमने नैब के तर्जुमान को जवाब दिया कि जो मौक़िफ़ आपने हमें दिया वो हमने पेश कर दिया, आपने देखा नहीं होगा, प्रोग्राम दोबारा से देख लें। उस पर तर्जुमान नैब ने हमें बताया कि मैंने कुछ मिस नहीं किया, जियो टीवी ने सिर्फ मीर शकील उर रहमान के वकील का मौक़िफ़ पेश किया, नैब के वकील का मौक़िफ़ पेश नहीं किया। मैंने आपको अपने मौक़िफ़ में बता दिया था कि मीर शकील उर रहमान और नैब के वकीला ने अपने दलाइल अदालत में दिए। अदालत ने मीर शकील उर रहमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। यकतरफा रिपोर्टिंग के जरिए जियो टीवी मुबैना तौर पर अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। हम कानून के मुताबिक कार्रवाई का हक रखते हैं। उस पर हमने जवाब दिया कि आपको हक है कि आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। हम आपसे एक बार फिर कहेंगे कि प्रोग्राम दोबारा देख लें। हमने अदालत में नैब के वकील का मौक़िफ़ अपने प्रोग्राम में नशर किया है। उम्मीद है आप वक्त निकालेंगे और इल्ज़ाम लगाने से पहले तवज्जो से प्रोग्राम देख लेंगे। उस पर तर्जुमान नैब ने जवाब दिया कि प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ ये कहा गया कि हमने नैब के तर्जुमान से रब्ता किया, जिन्होंने ये कहा कि अदालत ने मीर शकील उर रहमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है, इसलिए क़यास राइयों से गुरेज किया जाए। मैंने ये कहा है कि अदालत में जो नैब के वकील ने कहा वो प्रोग्राम में नहीं बताया गया, सिर्फ मीर शकील उर रहमान के वकील का मौक़िफ़ पेश किया गया, यकतरफा मौक़िफ़ पेश करके नैब को बदनाम किया गया। फिर हमने तर्जुमान नैब को अपने प्रोग्राम का क्लिप भेजा जिसमें नैब के वकील के अदालत में दिए गए दलाइल मौजूद थे जो हमने अपने प्रोग्राम में नशर किए थे, और साथ में वो क्लिप भी लगाया जिसमें नैब तर्जुमान का मौक़िफ़ था। 10 मिनट के बाद दोबारा समाअत हुई तो नैब के वकील ने दलाइल दिए और दरख्वास्त ज़मानत की मुखालफत की और मौक़िफ़ अख्तियार किया
कि 12 मार्च को इंक्वायरी की मंजूरी हुई। मुलजिम की तरफ से सिर्फ उबूरी तामीर की दरख्वास्त देने की दलील बेबुनियाद है। मीर शकील 54 केनाल ज़मीन के हकदार थे, मगर उन्हें 56 केनाल ज़मीन अलॉट की गई। मीर शकील और रहमान का तमाम रकम अदा करने का दावा भी बेबुनियाद है। 29 अक्टूबर 1992 में 64 लाख रुपए की रकम अदा करने का नोटिस LDA ने भिजवाया, मगर ये रकम LDA को अदा नहीं की गई। मुलजिम ने ज़्यादा ज़मीन हासिल करने के बाद रकम जमा नहीं करवाई और उसी बुनियाद पर 14 करोड़ 34 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है। नैब के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि हुमायूं फैज़ रसूल 83 बरस का है और दूसरा मुलजिम मियाँ बशीर 73 साल का उम्र रसीदा शख्स है। हुमायूं फैज़ रसूल चल नहीं सकता, मगर हमने उसे मुलजिम बनाया है कि इसके मुलजिम नवाज शरीफ बैरून मुल्क है। नैब के वकील के दलाइल मुकम्मल होने के बाद जस्टिस सरदार अहमद नईम और जस्टिस फारूक हैदर ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए मीर शकील और रहमान की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। इस हवाले से नैब का मौक़िफ़ मालूम करने के लिए हमने नैब के तर्जुमान को प्रोग्राम में आने की दावत दी, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि लाहौर हाई कोर्ट ने आज मीर शकील और रहमान की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इस हवाले से क़यास आराइयों से गुरेज किया जाए, क्योंकि मामला लाहौर हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत में ज़ेरे समाअत है। हमने इस क्लिप के साथ ही तर्जुमान नैब को लिखा कि आपने 3 दफ़ा कहा कि आपने प्रोग्राम देखा है और कहा कि नैब के वकील का मौक़िफ़ पेश नहीं किया गया है। क्या आप ये क्लिप देखेंगे और हमें बताएंगे कि क्या आपने वाकई ये नहीं देखा था या फिर आप जानबूझकर आज़ाद मीडिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? इसके बाद नैब के तर्जुमान ने जवाब दिया कि नैब के वकील का मुकम्मल मौक़िफ़ पेश नहीं किया गया, मैंने खुद देखा है। यानी पहले कहा कि मौक़िफ़ पेश नहीं किया, फिर इसरार करते रहे कि नैब के वकील का नहीं, सिर्फ मीर शकील और रहमान के वकील का मौक़िफ़ पेश किया। फिर जब हमने क्लिप भेज दिया तो कहा कि मुकम्मल मौक़िफ़ पेश नहीं किया। जो कुछ अदालती कार्रवाई रिपोर्ट हुई थी वो हमने पेश कर दी। मीर शकील और रहमान के वकील ने 2 दिन तक दलाइल दिए, नैब के वकील ने चंद मिनट तक दलाइल दिए, इसलिए मीर शकील और रहमान के वकील के दलाइल ज़्यादा थे, नैब के कम थे। जो अहम बातें हमने मीर शकील और रहमान के वकील की नशर की, वही अहम बातें हमने नैब के वकील की भी नशर कर दी और मज़ीद मौक़िफ़ के लिए नैब के तर्जुमान को प्रोग्राम में आने की दावत भी दे दी, मगर वो नहीं आए। अपना मौक़िफ़ भेज दिया, हमने वो मौक़िफ़ भी चला दिया। मीडिया इससे ज़्यादा क्या कर सकता है? हमने नैब का मौक़िफ़ भी नशर किया, हमने नैब के वकील के दलाइल भी अपने प्रोग्राम में नशर किए। हमने जब भी नैब से मुताल्लिक कोई सेगमेंट किया है, नैब के हवाले से बात की है, हमने नैब का मौक़िफ़ लिया है। नैब के तर्जुमान ने अगर प्रोग्राम देखे बगैर हमें ये मैसेजेस भेज दिए थे, तो क्या पेमरा ने भी बगैर प्रोग्राम देखे हमें ये वार्निंग भेज दी है? पेमरा के पास पूरा मॉनिटरिंग का सिस्टम मौजूद है, क्या वो प्रोग्राम नहीं देख सकता था कि हमने नैब के तर्जुमान का और नैब के वकील का मौक़िफ़ प्रोग्राम में चलाया था या नहीं चलाया था? अपने प्रोग्राम में हमने उन्हें बुलाया था या नहीं बुलाया था? वो नहीं आए। और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम उनका मौक़िफ़ मालूम करते हैं, वो नहीं आते, मौक़िफ़ देते हैं, हम नशर कर देते हैं। हमारे पास इसका रिकॉर्ड है, हमने जो भी बात कही है वो रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड संभाल के रखा हुआ है। अब हमें बताया जाए कि हम बतौर सहाफ़ी और क्या करें? ज़बरदस्ती नैब तर्जुमान को प्रोग्राम में लेकर आ जाएं, या वो जो जवाब छोटा दें हम उसे बड़ा कर दें? नैब के वकील अदालत में दलाइल कम दें और हम उनमें खुद से इजाफा कर दें? हम एग्जैक्टली क्या करें? नैब से शिकायत वफाकी वज़रा को भी रही है, वफाकी वज़रा भी नैब पर तनकीद करते रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस नैब पर तनकीद करते रहे। मौजूदा चीफ जस्टिस ने 8 जुलाई को ही नैब की कारकर्दगी पर तनकीद की। गुज़िश्ता साल 11 सितंबर को उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा था कि हम बतौर इदारा इस तासुर को बहुत खतरनाक समझते हैं कि मुल्क में जारी एहतसाब सियासी इंजीनियरिंग है और इस तासुर के खात्मे के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत है ताकि ये अमल अपनी साख ना खोए। नैब से ब्यूरोक्रेसी को शिकायत रही, नैब से बिजनेस कम्युनिटी को शिकायत रही, ऑपोजिशन को शिकायत रही, हुकूमत को शिकायत रही, अदलिया को शिकायत है, और साथ ही बैनुल-अक़वामी इदारे दुनिया में इस वक्त सवाल उठा रहे हैं पाकिस्तान में एहतसाब के निज़ाम पर। मगर जब हमने ये शिकायत रिपोर्ट की तो पेमरा के जरिए नोटिस भेजे गए। गुज़िश्ता साल 18 जुलाई को हमने अपने प्रोग्राम में नैब के हवाले से बात की तो उस बात पर हमें पेमरा का नोटिस भिजवा दिया गया, सवाल उठाने पर बगावत का इल्ज़ाम लगाया गया और 10 लाख रुपए का जुर्माना आयद कर दिया गया नैब चेयरमैन के हवाले से सवाल उठाने पर। आइंदा ऐसी खिलाफ वर्जी पर चैनल का लाइसेंस ही मनसूख करने की धमकी दे दी गई। 28 फरवरी के प्रोग्राम के अगले ही दिन पेमरा ने हमें नोटिस भेज दिया। हम पर इल्ज़ाम लगाया कि हमने शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के LNG केस पर बात की और नैब का मौक़िफ़ नहीं लिया। हमारे पास रिकॉर्ड है, हमने जब भी LNG केस पर बात की बार बार नैब से मौक़िफ़ लिया, नैब को बुलाया, वो आए, नैब का मौक़िफ़ पेश करें, मगर हमें कहा गया कि ये केस अदालत में है, इस पर बात ना करें, जो नैब के हक़ में है उस केस पर बात करते रहे। उन प्रोग्राम्स और चैनल्स के खिलाफ पेमरा ने कार्रवाई नहीं की और हमारे खिलाफ कार्रवाई से पहले हमसे पूछा नहीं कि हमने मौक़िफ़ मालूम किया था या नहीं किया था। हमें नोटिस भेज दिया गया, बार बार हमें धमकी दी जा रही है कि चैनल का लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। आज हमने पेमरा के तर्जुमान को और चेयरमैन को बुलाया, वो नहीं आए, कल आ जाएं और जवाब दे दें, ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। नैब के तर्जुमान या खुद चेयरमैन नैब आ जाएं, ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। तर्जुमान नैब हमसे बात करते हैं और फिर पेमरा का नोटिस आ जाता है। पेमरा हमसे ये तक नहीं पूछता कि तर्जुमान की शिकायत दुरुस्त है या नहीं। कभी नोटिस, कभी जुर्माना, कभी वार्निंग भेजकर हमें डराने, धमकाने और दबाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि तहरीक इंसाफ के मंशूर में था कि पेमरा को आज़ाद बनाया जाएगा ताकि वो किसी हुकूमत के हाथों में
सियासी आलायकार के तौर पर इस्तेमाल ना हो सके और मीडिया की आज़ादी को निशाना बनाए। ये पीटीआई के मंशूर में था, जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है, और जो नोटिस हमें भेजे गए वो इसी स्क्रीन पर अब से थोड़ी देर पहले हम आपको दिखा चुके हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।